अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना बहुत पसंद है। इस बढ़ते शौक को देख के कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बनाया। ऐसे टूर गाइड बने, नई नई कंपनीज खोली, व्हीकल्स और बाकी चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ये एक महंगा शौक है अगर ज़मीन पे हो तो, और ये और महंगा हो जाता है अगर समंदर की तह में हो तो। $2,50,000 जितना महंगा। इंसान ने हर बार अपनी हद पार करने की कोशिश की है। इस बार ये कोशिश कुछ इस तरह के रिजल्ट सामने ले आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। ओशन गेट कंपनी, उसकी सबमर्सिबल टाइटन, एक ब्रिटिश बिलियनर, एक फ्रेंच बिलियनर, दो पाकिस्तानी बाप बेटे बिलियनर और एक खुद उस कंपनी का CEO। आने वाली कुछ मिनट्स के अंदर मैं इस कहानी को समेट के आपके सामने पेश करने वाला हूँ। मेरा नाम है अब्दुल वहाब तुर्क और आप देख रहे हैं फलसफी। Of that submersible that went down, racing against time. इस कहानी को समझने के लिए कुछ चीज़ों का समझ लेना पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लोकेशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कनाडा के आइलैंड न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर आज से 111 साल पहले टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक जब समंदर में डूबा था तो पानी के प्रेशर की वजह से वो टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, और अब जहां वो दो हिस्से टाइटैनिक के पड़े हैं ये वही जगह है, और दोनों हिस्सों में लगभग 2 किलोमीटर का फासला है। लोकेशन के बाद डेप्थ को समझने के लिए कुछ पिक्स और चार्ट्स पर नज़र डालते हैं। टाइटैनिक का मलबा समंदर में 3,800 मीटर नीचे दबा है, जिसे अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो इट्स ऑलमोस्ट 3.5 to 4 किलोमीटर बनता है। डेप्थ के बाद सबमरीन और सबमर्सिबल के बीच का फ़र्क और सबमर्सिबल टाइटन की डिटेल। सबमरीन खुद से समंदर में जा भी सकती है और खुद समंदर से बाहर आ भी सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ये नहीं कर सकती। उसे ये करने के लिए एक मदरशिप की ज़रूरत पड़ती है जो उसे हेल्प करती है ये सब करने में। सबमर्सिबल टाइटन तकरीबन 22 फीट लंबी, उसमें सिर्फ 5 लोगों के बैठने की जगह थी और उतने ही लोग उसके अंदर थे। फ्रंट पे एक व्यू पोर्ट था जो राउंड ग्लास के साथ था। उसके बाहर 2 हॉरिजॉन्टल थ्रस्टर्स और 2 वर्टिकल थ्रस्टर्स थे उसे चलाने के लिए। जो व्यू पोर्ट के साथ केप था उस सबमर्सिबल का टाइटेनियम का था, लेकिन पीछे की बॉडी कार्बन फाइबर की थी। एक और बात, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, चाहे सबमरीन हो, सबमर्सिबल हो या एरोप्लेन हो, अगर आप ध्यान दें तो इनमें से किसी की भी विंडो स्क्वायर शेप में नहीं होती, बल्कि ये सारी विंडो साइड से, कॉर्नर से राउंड शेप में होती हैं। ये इसलिए होता है ताकि हवा और पानी का दबाव वो बर्दाश्त कर सकें। ये आखिरी बात जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, कंपनी का इंट्रोडक्शन। ओशन गेट नामी ये कंपनी समंदर के टूर करवाती है आम सिटीजन्स को। डीप सी एक्सपेडिशन, इनके एक्सपेडिशंस में टाइटैनिक के अलावा अजोर्स, बहामास और बी-स्पोक एक्सपेडिशंस भी शामिल हैं। टाइटैनिक की इस एक्सपेडिशन के पर हेड चार्जेस थे $2,50,000। 2009 में ये कंपनी फाउंड हुई जिसका CEO स्टॉकटन रश था। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ इस कंपनी ने कोलैबोरेशन की। नवंबर 2015 में पहले कुछ कस्टमर्स ने इस कंपनी के साथ ट्रिप साइन अप किया। मार्च 2017 में इस कंपनी ने अनाउंस किया प्राइवेट सिटीजन्स के लिए डाइव टाइटैनिक की तरफ। फरवरी 2020 नासा ओशन गेट का पार्टनर बन गया। जुलाई 2021 ओशन गेट ने फर्स्ट अंडर वाटर टूर किया। और अब आप कहानी सुनेंगे 18 जून 2023 की। सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे का वक्त था जब टाइटन नामी सबमर्सिबल में 5 लोग टाइटैनिक एक्सपेडिशन करने, यानी कि टाइटैनिक को समंदर की तह में देखने जा रहे थे, जिसमें पहले शख्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉकटन रश खुद थे। दूसरे शख्स एक ब्रिटिश बिलियनर हामिश हार्डिंग थे। ये
3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके थे। तीसरे शख्स फ्रेंच नेवी के एक्स कमांडर पॉल हेनरी थे। ये इससे पहले 36 टाइम्स टाइटैनिक का रैक विजिट कर चुके थे। और 2 पाकिस्तानी बिलियनर बाप बेटे शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद थे। ऊपर खड़ा शिप पोलार प्रिंस था, जो सबमर्सिबल टाइटन से कम्युनिकेट कर रहा था। इंस्ट्रक्शंस ये थी कि हर 15 मिनट्स में ये सबमर्सिबल ऊपर खड़े शिप पोलार प्रिंस को सिग्नल देगी। कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था। तकरीबन 2 घंटे बाद टाइटन से सिग्नल आना बंद हो गए, पर इसे कोई आर्जी टेक्निकल फॉल्ट समझकर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ओशन गेट के पहले भी कुछ एक्सपेडिशंस में ये हुआ था। पर बहरहाल वो सबमर्सिबल अपनी जगह अपने दिए हुए वक्त पे आ गया था। टाइटन को अपना ये ट्रिप ख़त्म करके शाम 4:30 बजे तक सी सरफेस पे आ जाना चाहिए था, जो कि वो नहीं आई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद तकरीबन शाम 7 बजे पोलार प्रिंस में बैठी टीम ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया कि जिस सबमर्सिबल को 4:30 बजे यहाँ होना था, वो तकरीबन 2.5 घंटे के एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी यहाँ नहीं पहुँची और उनके पास सिर्फ 96 आवर्स का ही ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है, यानी कि सिर्फ 4 दिन का। मतलब ये कि अब 4 दिन के अंदर अंदर ही उन्हें इस सबमर्सिबल को ढूंढ निकालना था। और जिस एरिया में उसे ढूंढना था वो एरिया 25,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। और उस सबमर्सिबल की डिटेल में मैंने आपको एक चीज़ जो नहीं बताई, वो ये कि उस सबमर्सिबल को अंदर से नहीं खोला जा सकता था। इसका मतलब ये है कि अगर वो सबमर्सिबल किसी तरीके से समंदर के सरफेस के ऊपर आ भी जाती, तो भी ऑक्सीजन ख़त्म होने पे उसके अंदर जो 5 लोग थे वो अपनी जान खो सकते थे, क्योंकि वो अंदर से अपना दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं आ सकते। और यहाँ से शुरू हुआ यूएस कोस्ट गार्ड का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 कैनेडियन जहाज और 2 यूएस के जहाज आसमान से नज़र टिकाए पानी पे गश्त कर रहे थे और सोनार रडार पानी में फेंके गए ताकि किसी आवाज़ से पता लगाया जाए कि अंदर हो क्या रहा है। कई शिप समंदर के अंदर आ गईं इन दोनों मुल्कों की तरफ से और ढूंढने लगी। 3 ROVs यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स पानी के अंदर छोड़ दी गई, जो बाहर मदरशिप को पानी के अंदर की फुटेजेस दे रही थी। अब तक जो समंदर में सबसे डीप रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था वो 1575 फीट यानी कि सिर्फ 480 मीटर पे ही हुआ था। 96 आवर्स इस ऑपरेशन के लिए कम साबित हो रहे थे। वक्त स्पीड से गुजर रहा था और नाकामयाबी के सिवा कुछ हाथ नहीं लग रहा था। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक सबमर्सिबल को समंदर में ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था जैसे भूसे के अंदर किसी सुई को ढूंढना। 19, 20, 21 और अब 22 जून यानी कि थर्सडे को यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ, जिसमें उन्होंने कहा संडे को यानी कि 18 जून को जब वो सबमर्सिबल पानी में गई थी, उस रात समंदर के अंदर 3800 मीटर की गहराई से कोई आवाज़ आई थी उन्हें, जो एक इम्प्लोजन की थी। ये स्टेटमेंट 4 दिन बाद दिया गया, यानी कि 96 आवर्स के बाद। इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन में आप फ़र्क समझ लें। जब कोई चीज़ फट के बाहर की तरफ जाए, यानी कि उसकी सोर्स बाहर जा रही हो, तो इसका मतलब वो एक्सप्लोजन है। लेकिन जब कोई चीज़ फट के अंदर की तरफ चली जाए, यानी कि कोलैप्स कर जाए, तो इसका मतलब वो इम्प्लोजन है। और फिर 22 जून को ही एक ROV जो समंदर के ग्राउंड पे था, उसे टाइटैनिक के रेक से तकरीबन 490 मीटर दूर एक मलबा दिखाई दिया, जो टाइटैनिक का नहीं बल्कि टाइटन का था। इसके बाद ये बात साफ हो चुकी थी कि वो 5 लोग जो इस सबमर्सिबल में थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। Discovered the tail cone of the Titan submersible. I offer my deepest condolences to the families. ये इम्प्लोजन पानी के प्रेशर की वजह से हुआ। वो सबमर्सिबल समंदर की जिस गहराई में थी, वहाँ उस पे ये समझें कि टन्स बाय टन्स का वजन था और इसी वजह से वो सबमर्सिबल इम्प्लोड कर गई।
और ये इम्प्लोजन सिर्फ 2 मिलीसेकंड्स में हुआ। एक इंसान को ये समझने के लिए कि उसके साथ हो क्या रहा है तकरीबन 30 मिलीसेकंड्स चाहिए होते हैं। तो ये जब हुआ होगा तब उन 5 लोगों को ये समझ ही नहीं आया होगा कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। बस वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। ऐसा क्यों हुआ? जब इतनी बार इतने सारे लोग टाइटैनिक के रेक पे ऑलरेडी जा चुके थे, तो इस बार ऐसी क्या गलती या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से उन 5 लोगों की जिंदगी चली गई? आए एक नज़र इस पे भी देख लेते हैं। टाइटन को जिससे कंट्रोल किया जा रहा था वो एक वीडियो गेम का कंट्रोलर था। होता ऐसा है कि यूएस नेवी भी अपने सबमरीन में व्यू पोर्ट्स को एडजस्ट करने के लिए वीडियो गेम कंट्रोलर का ही यूज़ करती है, पर वो कंट्रोलर एक्सबॉक्स का होता है। पर इसका जो कंट्रोलर था वो किसी चीप कंपनी का गेम कंट्रोलर था। और यहाँ सिर्फ व्यू पोर्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी सबमर्सिबल इससे कंट्रोल की जा रही थी। रीज़न नंबर 2, एमरजेंसी रेडियो इंडिकेटिंग सिस्टम। अक्सर शिप में एमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन यानी कि EPIRB लगाया जाता है, जिससे अगर शिप ना मिल रही हो तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। पर ये EPIRB टाइटन में लगाया ही नहीं गया था। रीजन नंबर 3, कार्बन फाइबर की बॉडी। चाहे कोई सबमरीन हो या सबमर्सिबल, आज तक ये स्टील में, टाइटेनियम में या एल्यूमिनियम में ही बनाई जाती हैं। ये पहली बार था कि कार्बन फाइबर से बनी सबमर्सिबल को समंदर की इस गहराई पे ले जाया गया और वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। दोस्तों, तकरीबन आप सबने ही टाइटैनिक मूवी देखी होगी। उसके राइटर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, बल्कि ये कहें कि उसके बानी जेम्स कैमरॉन को जब ये आइडिया आया था टाइटैनिक बनाने का, तो वो तब आया था जब 1995 में उन्होंने पहली बार टाइटैनिक का रेक विजिट किया था। उसके बाद जेम्स कैमरॉन ने ये रेक 33 टाइम्स विजिट किया। जब उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा टाइटन का जो केप था टाइटेनियम से बनाया गया था, वो अब भी सी फ्लोर पे टाइटैनिक के पास मौजूद है, पर बाकी कार्बन फाइबर की बनी बॉडी का कोई निशान नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया गया। और अगर हम बात करें स्टॉकटन रश की, तो उन्हें हमेशा से ही प्रॉब्लम थी सेफ्टी से या सेफ्टी रखने वालों से। एक बार उन्होंने पैसेंजर वेसल सेफ्टी एक्ट 1993 के बारे में कहा कि ये बड़ा ही फजूल सा एक्ट है, इतनी सेफ्टी की क्या ज़रूरत है। और फिर एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, अगर आपको सेफ रहना है तो आप अपने घर पे रहें, अपने बेड से ना उठें, अपनी कार में ना बैठें, ये करने से आप सेफ नहीं रहेंगे। सेफ्टी इज़ जस्ट प्योर वेस्ट। एंड देन द लास्ट वन, इन्होंने टाइटन के बारे में कहा था कि मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं इसे बनाने के लिए, और मुझे लगता है मैंने ये लॉजिक से किया है। स्टॉकटन रश का ये एक्सपेरिमेंट उनके साथ 4 लोगों की जान ले गया, और स्टॉकटन रश को अब हमेशा याद रखा जाएगा उन लोगों में जिनकी इन्वेंशन ने ही उनकी जान ले ली। तो इस कहानी का एंड ये हुआ कि जहां टाइटैनिक ठीक आज से 111 साल पहले डूबा था समंदर की तह में, आज 111 साल के बाद टाइटन भी वहीं टाइटैनिक के पास मौजूद है समंदर की तह में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।